एक्सपेंडिचर में आएगी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पे एक एक्सप्लेनेशन जोड़ी गई। ये एक्सप्लेनेशन बोलती है कि फॉलोइंग एक्सपेंसेस ट्रीटेड एज इलीगल एंड नॉट अलाउड एज डिडक्शन। ये एक्सपेंडिचर आपके इलीगल माने जाएंगे और डिडक्शन नहीं मिलेगा। कौन कौन से? फर्स्ट पॉइंट, फॉर एनी पर्पस विच इज एन ऑफेंस, या तो वो ऑफेंस है अंडर और विच इज प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। मींस कोई एक्सपेंडिचर ऐसा है जो कि ऑफेंस है इंडिया के किसी लॉ में या इंडिया के बाहर के किसी लॉ में। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडिया के लॉ में ऑफेंस है। इफ इट इज ऑफेंस और प्रोहिबिटेड बाय अंडर एनी अदर लॉ आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, तो वो भी तुम्हारा इलीगल एक्सपेंडिचर माना जाएगा और आपको अलाउ नहीं होगा। सो दैट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज इलीगल एक्सपेंडिचर और वो आपको अलाउ नहीं होगा। तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है कि जो ऑफेंस है या प्रोहिबिटेड है बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, वो तुम्हारा इलीगल माना जाएगा। दूसरा पॉइंट जो लिखा है ना, वो इसके लिए लिखा है जो ये फ्री सैंपल्स डॉक्टर को देते थे, या डॉक्टर को, आपको पता है कैप्स्कैन लेबोरेटरी का केस लॉ था, और वो कैप्स्कैन लेबोरेटरी के केस लॉ में मैंने बताया था कि उसमें क्या होता है, रेफरल फीस जो डॉक्टर को देते थे उससे रिलेटेड उन्होंने ये अमेंडमेंट किया। देखिए क्या दे रखा है, टू प्रोवाइड एनी बेनिफिट और परक्यूजिट। मींस आप किसी को कोई बेनिफिट दे रहे हो या परक्यूजिट दे रहे हो, डॉक्टर को फ्री सैंपल देते हैं या रेफरल फीस देते हैं, इन वॉट एवर फॉर्म to any person whether or not carrying on any business or exercising a profession। मीन्स वो जो पर्सन है वो बिजनेस प्रोफेशन कर रहा है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर हो सकता है किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो ही इज नॉट डूइंग एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन, लेकिन द एक्सेप्टेंस ऑफ सच बेनिफिट और परक्यूजिट बाय सच पर्सन इज इन द वायलेशन ऑफ एनी लॉ और रूल और रेगुलेशन और गाइडलाइंस। वो पर्सन जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है वो बेनिफिट और परक्यूजिट, लेकिन वो वायलेट कर रहा है किसको? किसी लॉ को वायलेट कर रहा है, रूल्स को वायलेट कर रहा है, रेगुलेशन को वायलेट कर रहा है, गाइडलाइंस को वायलेट कर रहा है, एज द केस में बी फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स गवर्निंग द कंडक्ट ऑफ सच पर्सन। मीन्स वो जो पर्सन है वो लॉ को वायलेट कर रहा है, किसी रूल्स को वायलेट कर रहा है, रेगुलेशन को वायलेट कर रहा है, गाइडलाइन को वायलेट कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो वायलेशन कर रहा है, तो आपके लिए वो एक्सपेंडिचर आपका इलीगल एक्सपेंडिचर हो जाएगा और वो आपको अलाउ नहीं होगा। एंड लास्ट पॉइंट, टू कंपाउंड एनी ऑफेंस अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अगर मान लो आपने कोई ऑफेंस कर लिया, लेकिन ऑफेंस करने के बाद आप क्या करवाते हो, उसका कंपाउंडिंग फीस पे करते हो। मींस आप उस ऑफेंस को कंपाउंड करा रहे हो, तो कंपाउंडिंग के लिए अगर आप कोई पे करोगे तो वो इलीगल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल ये है कि जैसे फॉर एन एग्जांपल एक बिल्डर ने क्या किया, एक बिल्डिंग बनाई, और बिल्डिंग बनाई उसमें लॉ बोलता है कि फॉर एन एग्जांपल आप 50% ही एरिया स्पेस यूज कर सकते थे। एक एफएसआई होता है ना, क्या 50% ही कंस्ट्रक्ट कर सकते थे, बट मान लो उस बिल्डर ने क्या किया, 70% कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो उसने तो गलत किया है, उसने बायलॉज को वायलेट किया है। और जब बायलॉज को वायलेट किया है तो इस पर्टिकुलर केस में क्वेश्चन ये आता है कि क्या बिल्डिंग को गिरा देंगे? जैसे आपने नोएडा में ट्विंस टावर सुना था, ट्विंस टावर में तो टावर को गिरा दिया था, तो ट्विंस टावर को गिरा दिया था, तो क्या बिल्डिंग को गिरा देंगे? आंसर इज नो। बहुत बार क्या होता है कि ये जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है आपको चांस देती है कि आप एक काम करिए, इसको कंपाउंड करा दीजिए। मींस आपने ऑफेंस तो किया है, आप एक काम करिए, कुछ पैसा देके और इसको लीगल करा दीजिए। ऐसा होता है ना बहुत बार। तो यहां पे क्या किया, उस एसएससी ने फॉर एन एग्जांपल 20 लाख रुपीस का वहां पे कंपाउंडिंग फीस दिया और वो ऑफेंस कंपाउंड हो गया करके, ठीक है, चलिए बोला हम आपको अलाउ कर देते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में गाइस जो भी पैसा दिया है वो इलीगल एक्सपेंडिचर माना जाएगा और वो आपको अलाउ नहीं होगा। आपको पता है ऐसा एक केस लॉ भी था और उस केस लॉ में ऐसा बोला हुआ था कि ये अलाउ नहीं होता, अब इसको लॉ में लिख लिया। तो इलीगल में 3 चीजें आएगी, अगर कोई भी ऑफेंस है प्रोहिबिटेड अंडर एनी लॉ टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, या किसी को कोई भी आप बेनिफिट परक्यूजिट दे रहे हो वो एक्सेप्ट कर रहा है, उसके लिए वो वायलेशन ऑफ एनी लॉ है, गाइडलाइंस है करके, ठीक है, रेगुलेशन है या फिर कोई भी एक्ट है, रूल है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपके लिए वो इलीगल एक्सपेंडिचर है और कंपाउंडिंग ऑफ एनी ऑफेंस है, कंपाउंडिंग फीस है, तो वो तुम्हारा इलीगल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। डन। उसके बाद एक और छोटा सा जो चेंज है वो ये है कि जैसा मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स में इनकम टैक्स अलाउ नहीं होता, तो डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स अलाउ नहीं होता, दैट इज नॉट अलाउड। लेकिन क्या उसका इंटरेस्ट अलाउ हो जाता है? इंटरेस्ट भी अलाउ नहीं होता, पेनल्टी भी अलाउ नहीं होता। लेकिन इनकम टैक्स में क्या क्या आएगा तो मैं बता दूं, इनकम टैक्स में इनकम टैक्स आएगा, सरचार्ज आएगा, एज वेल एज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आएगा। मींस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो भी एक इनकम टैक्स है, वो भी एक इनकम टैक्स है। क्योंकि एक बात बताइए, हुआ क्या था, एक बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट था इन केस ऑफ द सेसा गोवा करके, सेसा गोवा बहुत फेमस जजमेंट था।
और उस जजमेंट में बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह बोला था कि एजुकेशन सेस है वो इनकम टैक्स नहीं है, वो अलाउ हो जाएगा, पीएनडल के डेबिट में डाल सकते हो। अब हुआ क्या कि इस बार निर्मला सीतारमण जी ने लॉ में अमेंडमेंट कर दिया और बोला ऐसे कैसे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज अ इनकम टैक्स एंड इट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आपको अलाउ नहीं होगा, इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स। चलिए उसके बाद एक और चीज समझना, यहां पे एक और अमेंडमेंट है जो कि तुम्हारे 43B सेक्शन में है। और 43B सेक्शन आपको पता है बहुत सारी जगह टांग अड़ाती थी। और ये सेक्शन क्या टांग अड़ाती थी कि भैया कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउ होते हैं। मींस आपने एक्चुअल पेमेंट किया तो ही अलाउ होगा, अगर आपने एक्चुअल पेमेंट नहीं किया है तो वो अलाउ नहीं होता है। रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक एक्सपेंडिचर का पेमेंट करना पड़ता है। उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपने लोन लिया है, वो लोन किससे लिया है, शेड्यूल बैंक से लिया है करके, ठीक है। लोन इज टेकन, इंटरेस्ट ऑन लोन इज टेकन फ्रॉम द आइदर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन या शेड्यूल बैंक या फिर एनबीएफसी से करके, ठीक है। इनसे अगर आपने लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउ होता है। लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है केके लिमिटेड और इन्होंने क्या किया, एचडीएफसी बैंक से क्या किया, लोन लिया। अब एचडीएफसी बैंक से लोन लिया और उस लोन का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो था, वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, फॉर एन एग्जांपल आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो था वो 2 करोड़ रुपए था। 2 करोड़ रुपए वाज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। अब ये जो केके लिमिटेड कंपनी है, इन्होंने क्या किया, ये 2 करोड़ के इंटरेस्ट को कन्वर्ट कर दिया इनटू द लोन। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप लोग क्या करते हो, अपना जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है उसको लोन में रिकन्वर्ट कर देते हो, तो ये एक्चुअल पेमेंट नहीं माना जाता। मैंने आपको बताया था कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को अगर आप लोन में रिकन्वर्ट कर देते हो तो वो आपका कन्वर्जन है, वो एक्चुअल पेमेंट नहीं माना जाता। वो एक्चुअल पेमेंट नहीं माना जाता, वो अलाउ नहीं होता। ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका था। लेकिन आपको पता है एक केस लॉ था, दैट इज द एमएम एक्वा करके केस लॉ था, लास्ट ईयर आपने देखा था। और एमएम एक्वा के केस लॉ में क्या था कि अगर ये कंपनी जो है, ये कंपनी क्या करती है, इस एचडीएफसी बैंक को 2 करोड़ के डिबेंचर इशू कर देती है। तो डिबेंचर इशू कर देती है तो क्या ये डिबेंचर इशू किया, ये एक्चुअल पेमेंट माना जाएगा? एमएम एक्वा के केस लॉ में आई थिंक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था और उसमें उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि यस इट इज ट्रीटेड एज एक्चुअल पेमेंट और भैया आपको इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा। मिस कंपनी का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के बदले कंपनी ने डिबेंचर दे दिए तो बोले ये एक्चुअल पेमेंट है और ये आपको अलाउ हो जाएगा, पीएनडल के डेबिट में डाल सकते हो। लेकिन एक बात बताओ, इस बार निर्मला सीतारमण जी ने अमेंडमेंट कर दिया कि इट इज नॉट ट्रीटेड एज एक्चुअल पेमेंट। अगर आप कोई भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के सामने आप कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट इशू करते हो, लाइक डिबेंचर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे आपकी लाइबिलिटी का पेमेंट डेफर हो जाता है, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एक्चुअल पेमेंट। ये एक्चुअल पेमेंट नहीं माना जाएगा और आपको ये अलाउ नहीं होगा करके, ठीक है। तो देखिए यहां पे आपकी एक एक्सप्लेनेशन जोड़ी है, पॉइंट नंबर 4 देखिए क्या लिखा है। इफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन इज कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर, आपने उसको डिबेंचर में कन्वर्ट कर दिया और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर दिया बाय विच द लाइबिलिटी टू पे इज डेफर्ड टू द फ्यूचर डेट, आपने फ्यूचर डेट के लिए लाइबिलिटी को डेफर कर दिया है, शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एक्चुअल पेमेंट, उसको एक्चुअल पेमेंट नहीं माना जाएगा करके, ठीक है। इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एक्चुअल पेमेंट। अगर आपकी बुक में, लास्ट वाली बुक में रहेगा एमएम एक्वा वाला केस लॉ, उसको आप इग्नोर कर दीजिए क्योंकि वो अभी ओवरराइड कर दिया बाय दिस अमेंडमेंट। तो अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस बार, ठीक है, कि जहां पे लिखा होगा कि कंपनी ने क्या किया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के सामने डिबेंचर इशू कर दिए, तो क्या इंटरेस्ट पीएनडल के डेबिट में जाएगा? आंसर इज नो, इट विल नॉट बी अलाउड इन द पीएनडल डेबिट साइड। एक आपके पास ये नई वाली बुक है ना, तो एक छोटा सा करेक्शन आप पेज नंबर 135 पे करिएगा। बेड डेट्स वाले में, बेड डेट्स वाले में जहां पे 1 लाख लिखा हुआ है उसकी जगह आप 100 लिखिए और जो अलाउड में 100 लिखा हुआ है उसकी जगह 60 लिख लीजिए। पहले तो 1 लाख की जगह आप 100 लिखिए और अलाउड में 100 लिखा हुआ है उसकी जगह 60 लिख लीजिए और अब आप देखिए आपको ये समझ में आ जाएगा।